हेलो स्टूडेंट, टू वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी स्टूडेंट। मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप भी 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमने कुछ दिन पहले आप लोगों को एक सीरीज स्टार्ट किया था। हमने एक बताया था आप लोगों को कि हिंदी में 70 नंबर कैसे लाएंगे। जैसा कि ये पृष्ठ आप देख पा रहे हो, इसमें हमने सब कुछ बताया था कि महत्वपूर्ण गद्यांश, महत्वपूर्ण पद्यांश, संस्कृत के गद्यांश पद्यांश सब कुछ हमने डिटेल में बताया था। ठीक है, निबंध तक हमने बताया था कि कौन सा तैयार करोगे तो 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। 95% लाने से कोई रोक नहीं सकता। वीडियो हमने बनाया था, तो बहुत सारे बच्चों का ये था कि पूरा का पूरा सोल्यूशन करा दीजिए। तो चलिए, आज का सोल्यूशन इसी पे होने वाला है। पूरा सोल्यूशन आज से स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग महत्वपूर्ण गद्यांश देखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव 20 नंबर का आएगा और ऑब्जेक्टिव 20 नंबर को हटाकर अगर देखा जाए तो सब्जेक्टिव में सबसे पहले गद्यांश ही आता है। ठीक है, जो कि 6 नंबर के लिए होता है। सबसे पहले गद्यांश देखो, इसमें गद्यांश हमने 6 बताया था। टोटल 6 गद्यांश तैयार कर लोगे तो इसके बाद कोई गद्यांश तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो, सबसे पहले हम लोग महत्वपूर्ण गद्यांश देखते हैं। ठीक है, तो देखो, वही चीज आज की वीडियो में हमने बताया है कि यह प्रश्न जो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न पेपर में 100% आएगा, लिखित है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से नोट्स बनाना चालू कर दो, क्योंकि हमने 70 में 70 नंबर की बिल्कुल तैयारी कराना स्टार्ट कर दिया हूँ। तो पूरा नोट्स बनाना और लगातार ये सीरीज चलेगी। मात्र 5 या 7 दिन में पूरी की पूरी यह आप लोगों की हिंदी पूरा खत्म हो जाएगा। अच्छे से नोट्स बना लो, तैयार कर लो। तो चलो, वीडियो को लाइक नहीं हो तो लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो पहला गद्यांश है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको तैयार करना है, यह वह है कि कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का विनाश नहीं करती, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी और जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहू के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। देखिए, एक बात बताता हूँ, उसको अभी समझ लीजिए आप लोग। देखिए, यहाँ से यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ आपका अंडरलाइन किया गया है, ये प्रथम रेखांकित अंश है। ठीक है, और यहाँ पे द्वितीय रेखांकित अंश है। आपके एग्जाम में पूरा नहीं देता है, या तो आपके एग्जाम में पहला दे देगा, यहाँ तक अंडरलाइन कर देगा, या तो आपके एग्जाम में यहाँ नीचे से पूरा कर देगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक देता है, ये नहीं कि पूरा नहीं देगा। ठीक है, या तो ऊपर वाला दे देता है या तो नीचे वाला। अभी 2022 में बहुत बार में बहुत पेपर में हमने देखा कि ऊपर वाला दिया था, बहुत वाले पेपर में नीचे वाला दिया था। तो पूरा तब तक पढ़ोगे नहीं, तब तक आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। तो दोनों बता देता हूँ। ठीक है, जो भी एग्जाम में ऊपर वाला देगा तो उसका व्याख्या कर लेना, नीचे वाला देगा तो नीचे वाला कर लेना। तो इसको नोट कर लो, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे प्रश्न पूछा गया था, उसी का उत्तर देना होता है हम लोगों को। देखो, प्रश्न क्या होता है। जैसे पहला प्रश्न इसमें ये पूछा है कि प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पाठ और लेखक का नाम मतलब संदर्भ लिखिए। ठीक है, अब ब वाला है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जितने नीचे अंडरलाइन किए गए हैं सबका व्याख्या करने के लिए बोला है। और स में 3 प्रश्न है। पहला यह है कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है, और दूसरा कि अच्छी संगति से होने वाले लाभों को उदाहरण देकर समझाइए, और तीसरा कि कुसंग का क्या प्रभाव होता है, ये बताना है। तो चलिए, जितना भी प्रश्न हमसे पूछा है सबका हम लोग आंसर देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग अ वाला देखेंगे, प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम, जिसे हम बोलते हैं संदर्भ। क्या बोलते हैं? संदर्भ बोलते हैं उसको। तो सबसे पहले वो लिखेंगे। देखिए, तो उत्तर में हमने यहाँ पे डाला अ में हेडिंग डालोगे संदर्भ, लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। मतलब कि ये जो गद है, गद्यांश है, ये गद्यांश कौन लिखा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखे हैं, और हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिया गया है। और गद्य खंड में संकलित एक मित्रता नामक पाठ है, उससे यह उद्धृत है, मतलब उससे यह लिया गया है, उस निबंध से लिया गया है। ठीक है, तो यह तरीका होता है संदर्भ लिखने का। ठीक है, सब में संदर्भ इसी तरह लिखा जाता है, बस पाठ का नाम और लेखक का नाम चेंज होता है, बाकी सब इसी तरह रहता है। तो ये तो आपका संदर्भ हो गया, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, नोट कर लीजिए। दूसरा प्रश्न हमसे ये पूछा है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो चलिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या करते हैं, लेकिन पहले हम लोग प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। यहाँ से लेकर 6 करता है यहाँ तक, तो इसलिए हम लोग हेडिंग पहले डालेंगे प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या में यहाँ तक रहेगा सिर्फ, कि कुसंग का जोर भयानक होता है, ये केवल नीति और सद्वृत्ति का विनाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। बस यहाँ तक, इसका पहले हम लोग व्याख्या करेंगे, प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। तो देखिए, लिखा है ना प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या, इसमें लिखेंगे हम लोग कि शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है।
जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर को स्वस्थ और नष्ट कर देता है तथा कभी-कभी प्राण भी ले लेता है। उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को भी नष्ट कर देता है। मतलब शुक्ल जी का ये कहना है कि जो बुरी संगति होती है घातक बुखार के समान होता है। जिस प्रकार आपको भयानक अगर बुखार हो जाए तो वो बुखार क्या करता है? आपके शरीर को नष्ट कर देता है। और ज़्यादा बुखार अगर रहेगा, भयानक बुखार, तो आपको कभी-कभी स्वास्थ्य को भी नष्ट कर देता है और कभी-कभी प्राण भी ले लेता है। उसी प्रकार अगर बुरी संगति है, तो वो आपको वही कह रहा है कि उसी प्रकार बुरी संगति हमारी क्या करता है? नैतिकता को, सदाचार, मन और बुद्धि को भी क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। ठीक है? बस यही आप लोगों का प्रथम रेखांकित की व्याख्या है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे द्वितीय रेखांकित की व्याख्या। द्वितीय रेखांकित की व्याख्या मतलब यहाँ से, मतलब कि किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, तो वो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन-दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी, तो सहारा देने वाली बहू के समान होगी, जो निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। अब इसका हम लोग व्याख्या देखने वाले हैं, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे हम लोग कि द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। लिखेंगे इसमें कि मानव जीवन में युवावस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। कुसंगति किसी युवा मनुष्य की सारी प्रगति को उसी तरह रोक लेती है जिस तरह पैर में बंधा हुआ भारी पत्थर किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता, वरना प्राय उसे गिरा देता है। ठीक है? कह रहा है, कवि कह रहे हैं कि जो मानव जीवन में युवावस्था होता है, ठीक है? जब आप 16, 17, 18 वर्ष के होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। उस समय क्या होता है कि अगर किसी कुसंगति किसी युवा पुरुष की सारी प्रगति को उसी तरह रोक लेती है, जिस तरह पैर में बंधा भारी पत्थर किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता है। कहता है कि अगर गलत संगति में अगर आप पड़ जाओगे, तो जिस प्रकार आपके पैर में अगर पत्थर बाँध दिया जाए, तो वो पत्थर आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। उसी तरह अगर आपका संगत बुरी संगति में पड़ गए हो, तो वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। ठीक है? और उसी में आप लोगों का मनुष्य का पतन होने लगता है और वह दिन प्रतिदिन पतन के मार्ग पर चलने लगता है। ठीक है? इसके नीचे भी लिखना मैं दिखाता हूँ। दिन प्रतिदिन पतन के मार्ग पर अग्रसर होता रहता है। अग्रसर मतलब चलता रहता है। इसके विपरीत मतलब अगर इसके उल्टा अगर बात करें अच्छी संगति, कि अगर अच्छी संगति किसी मनुष्य को मिल जाए तो क्या होगा? तो एक इसके विपरीत अगर अच्छी संगति हमारे लिए एक ऐसी सुदृढ़ बाँह अर्थात सहारा होती है, जो हमें गिरने नहीं देती है। अगर अच्छी संगति रहेगा तो आपको गिरने नहीं देगा, हमेशा आपको आगे बढ़ने का मार्ग देता रहेगा। अपितु उन्नति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ाएगी, जो हमें गिरने नहीं देगी और हमारे जीवन को शुद्ध, सात्विक तथा उन्नत बनाती है। बस इतना आप लोगों का द्वितीय रेखांकित की व्याख्या हो गया। अब नीचे देखेंगे जो स वाला प्रश्न पूछा था, स में 3 प्रश्न पूछा था ना। पहला प्रश्न तो हमसे ये पूछा था कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है? तो हम लोग पहले उसके बारे में लिखेंगे। लिखेंगे कि युवा पुरुष की बुरी संगति उसे अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी और यदि अच्छी होगी तो उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी। बस इसके बाद दूसरा है कि अच्छी संगति से होने वाले लाभों को उदाहरण देके समझाए कि अगर अच्छी संगति है तो उसे क्या लाभ होगा। हम लोग लिखेंगे कि अच्छी संगति सहारा देने वाली बाह अर्थात बाह के समान होती है, जो उसे व्यक्ति के जीवन रक्षक और उसे उन्नति की ओर ले जाने वाली होती है। ठीक है? अगर अच्छी संगति होगी तो एक सहारा देने वाली बाह के समान होगी, जो मनुष्य का रक्षा करेगा, अपने उसके जीवन को और उन्नति की ओर ले जाने में उसकी क्या करेगा? मदद करेगा। चलो तीसरा है कि कुसंग का क्या प्रभाव होता है? तो हम लोग लिखेंगे कि देखिए कुसंग का प्रभाव जो होता है ना बहुत भयानक होता है और यह मनुष्य की नैतिकता को और अच्छे आचरण को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है और इसके साथ-साथ वो उसकी बुद्धि का भी क्या करता है? क्षय करता रहता है। चलिए, अब यह संपूर्ण रूप से आप लोगों का पहला जो गद्यांश है, यहाँ पे समाप्त हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था मेरे प्यारे बच्चों। ये फिक्स 100% यही सब आएँगे, ठीक है? इससे बाहर नहीं जाता है। बस आप जितना अच्छे से इसको तैयार कर लो, जितना अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लो। चलो, अब दूसरा हम लोग गद्यांश देखते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखो दूसरा, दूसरा जो आपका गद्यांश है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसी चैप्टर से लिया गया है, ठीक है? मित्रता से चैप्टर से लिया गया है। पहले मैं पढ़ता हूँ कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे हमें उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे, तब वे हमें संचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे, तब वे हमें उत्साहित करेंगे। यह जो है आपका प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या है, देखो यहाँ तक। ठीक है? तो कभी-कभी एग्ज़ाम में ये पहला दे देता है, ठीक है? उसके नीचे
सारांश यह है कि वे हमें उत्तम पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। फिर देखो द्वितीय रेखांकित की व्याख्या यहाँ से स्टार्ट होती है। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो इसमें क्या होता है कि कभी-कभी एग्जाम में ये नीचे वाला दे देता है। नीचे वाला अंडरलाइन करके पूछ देगा। देने के लिए तो पूरा का पूरा पैसेज ही देगा, लेकिन अंडरलाइन या द्वितीय रेखांकित अंश वाला दे देता है। और कभी-कभी क्या होता है कि पूरा पैसेज ही देता है, कभी-कभी ऊपर रेखांकित अंश की व्याख्या दे देता है। तो अंडरलाइन नीचे वाला भी दे देता है, ऊपर वाला। तो आप दोनों दोनों हम लोग देखेंगे कि प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या, द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या, ताकि दोनों में से कोई भी आ जाए तो आप आसानी से दे पाओ। तो उसके नीचे भी प्रश्न दिया होता है जिसका उत्तर हमें देना है। जैसे यहाँ पर प्रश्न हमसे पूछ रखा है। पहला प्रश्न अ वाला तो यह है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पाठ और लेखक का नाम मतलब संदर्भ लिखने के लिए बोला है। कभी-कभी पाठ और लेखक बोल देता है, कभी-कभी इस तरह बोलता है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, तो दोनों एक ही होता है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या। फिर स में 2 प्रश्न पूछा है। पहला है कि व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए, और दूसरा है कि एक सच्चा मित्र किसे कह सकते हैं। ठीक है, तो इतना प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले हम लोग वही देखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम मतलब कि संदर्भ देखेंगे। नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिखेंगे। देखिए हेडिंग डाल लीजिए। संदर्भ में वही प्रस्तुत गद्य अवतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित, मतलब उसी चैप्टर से लिया गया जो मैं पहला आप लोगों को गद्यांश बताया हूँ। ठीक है, तो ये आपका संदर्भ क्लियर हो गया। अब हम लोगों को रेखांकित अंश की व्याख्या देखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या में पहले हम लोग प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या देखेंगे। यहाँ तक विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से ऐसी आशा रखनी चाहिए कि वो हमें उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे और सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम में पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। यहाँ तक इसका हम लोग व्याख्या देखने वाले हैं। तो हेडिंग हम डालेंगे प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, लिखेंगे इसमें कि आचार्य शुक्ल जी कहना है, मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि जिस प्रकार अच्छी औषध, मतलब अच्छी औषध मतलब अच्छी दवाई आपके शरीर को अनेक प्रकार के रोगों से बचाकर स्वस्थ बना देती है, उसी प्रकार से विश्वसनीय मित्र जिस पे आप विश्वास कर सकते हो, विश्वसनीय मित्र अनेक बुराइयों से बचाकर हमारे जीवन को उन्नत तथा सुंदर बनाता है। हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए जिस पर हमें यह विश्वास हो कि वह हमें सदा उत्तम कार्यों में लगाएगा, हमारे मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेगा, बुराइयों और गलतियों से हमें बचाता रहेगा और हमें सत्य और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेगा, उनमें किसी तरह की कमी नहीं आने देगा। यदि हम बुरे मार्ग पर चलेंगे तो वह हमें उससे हटाकर सन्मार्ग मतलब अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। और जब कभी हमें उद्देश्यों के प्रति निराशा उत्पन्न होगी तो वो आशा का संचार कर अच्छे कार्यों के प्रति सहारा उत्साह बढ़ाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ दिख रहा है ना, कार्यों के प्रति हमारा उत्साह बढ़ाएगा। यहाँ तक आप लोगों का रेखांकित अंश के बाद इसमें समझाने की कोई जरूरत नहीं, पूरा पूरा एक एक लाइन पढ़ते जाओगे तब समझ में आता जाएगा। कोई डिफिकल्ट वर्ड होगा जिसको मैं समझा दूंगा, हालांकि सब सिंपल वर्ड है तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए, ये भी प्रश्न क्लियर, मतलब प्रश्न क्या क्लियर, अभी तो प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या क्लियर हुआ। अब द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या देखते हैं। चलिए इसको हटाते हैं, द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या देते हैं। तो देखिए द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या मतलब यहाँ तक कि सच्ची मित्रता हमें उत्तम से उत्तम वेद की सी निपुणता और परख होती है, अच्छी माता का धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। इसका व्याख्या देखेंगे हम लोग। तो चलिए लिखिए आप लोग, हेडिंग डालोगे द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। इसमें लिखोगे आप कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि जिस तरह कुशल वैद्य नाड़ी देखकर तत्काल रोग का पता लगा लेता है, उसी प्रकार सच्चा मित्र हमारे गुणों और दोषों को परख लेता है। मतलब कह रहा है कि कुशल वैद्य मतलब जो वैद्य पहले आते थे, वैद्य जो आपके नाड़ी देखकर ही पता लगा लेते हैं कि आपको कौन सा रोग हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार अगर सच्चा मित्र है तो आपको गुण को देखकर, आपके दोषों को देखकर वो आपको परख लेगा कि आपके अंदर कैसी, मतलब कैसी गुण है, मतलब अच्छा है क्या बुरा है।
ठीक है? मतलब कौन-सी आपको दिक्कत है लाइफ में, उसको तुरंत वो समझ लेगा। तो कह रहा उसी प्रकार सच्चा मित्र हमारे गुणों और दोषों को परख लेता है। जिस प्रकार अच्छी माता धैर्य के साथ सभी कष्टों को सहन कर मधुर व्यवहार करती हैं। जैसे कह रहा है कि अच्छी माता जो हम लोगों की माता चाहे दुनिया की कोई भी माता होती है, उनमें ये चीज़ होती है कि अगर उनमें कितना भी कष्ट रहेगा, तो हमेशा धैर्यपूर्वक अच्छा ही व्यवहार करेंगी। वो जताएँगी नहीं कि मुझे इतना कष्ट है, चाहे वो आपको उनको देखकर आप प्रतीक नहीं लगा पाओगे कि उनके कितना कष्ट है लाइफ में, ठीक है? तो वही कह रहा है कि जिस प्रकार अच्छी माता धैर्य के साथ सभी कष्टों को सहन कर मधुर व्यवहार करती हैं, उसी प्रकार सच्चा मित्र जो है अपने मित्र को बड़े धैर्यपूर्वक कुमार्ग से हटाकर मतलब गलत रास्तों से हटाकर स्नेह के मार्ग पर स्नेह के साथ सन्मार्ग पर लगाता है। मतलब गलत रास्तों से हटाकर अच्छे मार्ग पर ले जाता है, अगर अच्छा मित्र है तो। अतः हमें ऐसा मित्र चुनना चाहिए, जिस पर हमें यह विश्वास हो कि हमें कुमार्ग से हटाकर वो सुमार्ग मतलब अच्छे रास्ता पर ले जाएगा। ये आपका द्वितीय रेखांकित की व्याख्या है, जो कि क्लियर हो गई होगी। तो ये हूबहू आप लोगों को नहीं याद करना है, आपको समझना है, ठीक है? और उसी तरह समझ से अपने समझ को आप लोगों कॉपी में लिख देना है। ये नहीं कि जिस प्रकार बताएँ उसी प्रकार आपको लिखना नहीं, आप लोग अपने भावनाओं से याद कर लेना और उस प्रकार अपने बोर्ड एग्ज़ाम में लिख देना। चलो, तो ये तो क्लियर हो गया आप लोगों का। अब स वाला प्रश्न देखते हैं। देखो स में 2 प्रश्न पूछा है। पहला प्रश्न तो यह है कि व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए? ठीक है? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तब देखो स में पहला है कि हमें अपने मित्रों से आशा करनी चाहिए कि वे हमारे दोषों को, त्रुटियों से हमें सतर्क करें। सतर्क करें मतलब उससे बचाएँ और हमें सत्य और मर्यादा के भाव से पुष्ट करें और सदैव कुमार्ग के प्रति सचेत करें और कर्मशील बनने का क्या करें? उत्साहित करें। ऐसी आशा रखनी चाहिए हमें अपने मित्रों से। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा है कि एक सच्चा मित्र किसे कह सकते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि एक सच्चा मित्र जो है उत्तम पूर्वक जीवन निर्वाह करने में मदद करता है, कुमार्ग पर गलत रास्तों पे चलने से हमें रोकता है और एक सच्चा मित्र जो है सदैव उत्साहित करता है आपको, ठीक है? तो चलो ये भी आप लोगों का जो गद्यांश है क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। मेरे प्यारे बच्चों ये जो आपको गद्यांश बताया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी एग्जाम में आएँगे, ठीक है? इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है? तो दूसरा भी क्लियर हो गया, चलिए अगला देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला देखिए जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देखिए, यह है आप लोगों का कि हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को दो मुट्ठी अन्न दे सके यह असंभव है फेर दीजिए पिताजी मैं कांप रही हूँ इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही चीज ना ये पूरा दे देगा कभी कभी ये वाला रेखांकित अंश की व्याख्या दे देता है एग्जाम में कभी कभी नीचे वाला दे देता है तो दोनों याद रहेगा आपको तो दोनों में से कोई दे देगा तो आप आराम से उसकी व्याख्या कर सकते हो फिर वही उसके नीचे प्रश्न पूछा है उसका उत्तर देना पड़ता है प्रश्न क्या है नीचे देखते हैं पहला प्रश्न तो यह है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए संदर्भ मतलब वही पाठ का नाम लेखक का नाम लिखना होता है फिर रेखांकित अंशों की व्याख्या पूछा है में दो प्रश्न पूछा है पहला कि अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा और दूसरा है कि गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग इसका संदर्भ देखेंगे संदर्भ में पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना होता है तो चलिए सबसे पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं देखो संदर्भ यह है कि प्रस्तुत गद अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से उद्धृत है और इसके लेखक छायावादी युग के प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं ठीक है मतलब इस कहानी के जो यहाँ पे लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी लिखे हैं इसको और यह गद्य खंड में संकलित ममता कहानी से लिया गया है ठीक है बस इतना ही आपको लिखना है संदर्भ में इसके बाद हम रेखांकित अंश की व्याख्या देखेंगे तो पहले हम प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या देखेंगे ऊपर वाला कि हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस ठीक है तो इसका हम लोग पहले व्याख्या देखेंगे तो लिखेंगे पहले प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या इसमें लिखेंगे हम लोग कि लेखक जयशंकर प्रसाद का कहना है कि जब ममता ने सोने के आभूषणों से भरा हुआ थाल देखा तब वह हतप्रभ हो गई वह आश्चर्य प्रकट करती हुई अपने पिता से कहती हैं कि आप विपत्ति के लिए इतने धन का संग्रह क्यों कर रहे हैं भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने यह बहुत बड़ा दुस्साहस किया है ठीक है तो लेखक ये बता रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद जी ये कह रहे हैं कि ममता ने जब अपने पिता के हाथों में सोने से भरा हुआ आभूषणों का
थाल देखती हैं तो आश्चर्यचकित हो जाती हैं और कहती हैं कि ये आपने क्या किया है? भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने यह बहुत बड़ा क्या किया है? दुस्साहत किया है। बस यही व्याख्या करना है प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। इसके बाद द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। द्वितीय मतलब यहाँ तक कि फेर दीजिए पिताजी मैं काँप रही हूँ, इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। तो इसका हम लोग व्याख्या देखेंगे तो यहाँ हेडिंग डालेंगे द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे इसमें कि थाल में रखे हुए सुवर्ण, सुवर्ण मतलब सोने के सिक्के, थाल में रखे हुए सुवर्ण के सिक्के मतलब सोने के सिक्के जो कि ममता के पिता ने शेरशाह से उत्कोच मतलब घूस के रूप में स्वीकार किए थे। उनकी जो चमक है ममता को आंखों को अंधा बना रही है और ममता का मानना था कि विधर्मियों से लिया गया घूस का धन विपत्ति का सहादक होता है। ठीक है, मतलब इसका कह रहे हैं कवि जी, इसमें लेखक ये कह रहे हैं कि जो सोने के सिक्के से भरा थाल था जो कि ममता के पिता ने शेरशाह से घूस के रूप में लिया था और उसकी जो चमक थी ममता की आंखों को अंधा बना रही थी। अब ममता का कहना था कि जो विधर्मियों से लिया गया जो घूस होता है वो विपत्ति का क्या होता है? साधक होता है। बस ये द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पे कंप्लीट होती हुई। इसके बाद नीचे प्रश्न पूछा है में 2 प्रश्न। पहला कि अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। ठीक है, तो इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर लिखिए यहाँ पे नीचे कि अपने पिता के द्वारा शेरशाह से उत्कोच मतलब घूस के रूप में लिया गया सुवर्ण मतलब सोने के सिक्के ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। और दूसरा है कि गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो लिखेंगे हम लोग कि प्रस्तुत गद्यांश में ममता के पिता द्वारा विधर्मी शेरशाह से घूस ले लेने के कार्य को ममता ने भगवान की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये पूरा का पूरा ये तीसरा भी गद्यांश हमने क्लियर कर दिया। इसी तरह हम लोग अभी 3 गद्यांश तो और बचा है, तब ना चाहे कि 6 कंप्लीट होगा। तो पूरा एक एक वीडियो इसी तरह आती रहेगी, आप नोट्स बनाते रहना, पूरा कंप्लीट करा दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। इतना पहले तीनों आप तैयार हो जाना चाहिए आप लोगों को, फिर आगे 3 बताऊंगा मैं आप लोगों को। बस टोटल 6 तैयार कर लोगे पूरा हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।